पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयारी है भारतीय बाजारों की खुलने की प्री ओपनिंग सेशन में और करेंसी मार्केट भी खुलने वाले हैं। इस वक्त 65 रुपए और 10 पैसे पर हुई है कल करेंसी मार्केट में रुपए की क्लोजिंग। 33 पैसे का नुकसान, 0.5% की कमजोरी। देखते हैं आज कैसी शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले शुरुआत देखेंगे हम प्री ओपनिंग सेशन में। यहां पर टिक्स आने की तैयारी में पहली टिक आपकी स्क्रीन पर 32 अंक ऊपर सेंसेक्स और 15 अंक ऊपर निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी ने किए हरे निशान के साथ शुरुआत और जो स्टॉक सेक्शन में वो आपके सामने रख दूं। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंकिंग शेयर आज भी मजबूत रहने की संभावना कम से कम पहली टिक में तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। सिप्ला 1.5% मजबूत है, आज नतीजे पेश करने वाला है। उससे पहले टेक महिंद्रा के स्टॉक में थोड़ी तेजी, विप्रो ऊपर है तो डिफेंसिव मजबूत होने की कोशिश करते दिख रहे। आइडिया सेलुलर 10% नीचे है, वेरी गुड। एक्सिस बैंक 3.5% नीचे, तो ये कुछ एक स्टॉक है जो थोड़े से अच्छे मूव देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुपए की शुरुआत हो चुकी है इस वक्त। और अगर आप देखें तो कमजोरी के साथ शुरुआत की है रुपए ने। 10 पैसे की कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी करेंसी मार्केट में। 65 रुपए 20 पैसे अब और कमजोर होता हुआ दिख रहा है। 65 रुपए 25 पैसे के आसपास की कमजोरी, 15 पैसे कमजोर, 1/4% का नुकसान। तो अब ये देखना होगा एसजीएक्स निफ्टी अपने आप को करेंसी मार्केट के सामने किस तरह से एडजस्ट करता है और फिर ऐसे में क्या हम एक वाकई में पॉजिटिव शुरुआत दे पाएंगे या फिर सुस्त या नेगेटिव शुरुआत होती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन रुपए की इसी चाल पर बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट एवी राजावाड़ी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राजावाड़ी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज फिर से कमजोरी का रुझान दिखा है, काफी वोलेटाइल भी दिख रहा है। सुबह सुबह 10 पैसा कमजोर खुला था, 15 पैसे कमजोर हुआ, अब 7-8 पैसे की कमजोरी दिख रही है इस वक्त तो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 65 के लेवल के नीचे रुपया बना हुआ है। क्या डायरेक्शन दिख रहा है आपको रुपए में? क्या और कमजोरी की आशंका करना ठीक है? मेरे ख्याल से रुपया और कमजोर होना बहुत जरूरी है अपने लिए, क्योंकि रिजर्व बैंक जो एक इंडेक्स पब्लिश करती है जिसको कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहा जाता है, उसका मतलब कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स को एडजस्ट करके जो एक्सचेंज रेट आता है, तो उस हिसाब से रुपया 25% उसकी कीमत जितनी रहनी चाहिए उससे ज्यादा है। सो अपने को ये रुपया नीचे जाना, ये अपने जो भी लोग इंपोर्ट से जिनकी कंपटीशन है, जैसे कई स्टील हो गया, कॉपर हो गया, कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जो इंपोर्ट के साथ compete करते हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज है क्योंकि इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएगी। और एक्सपोर्ट कितने बढ़ेंगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन लास्ट 7-8 महीने अपने एक्सपोर्ट 15 से 18% कम होते जा रहे हैं एक साल पहले से देखा जाए तो एक्सपोर्ट कम होते जा रहा है। इंपोर्ट आप देख ही रहे होंगे कि वो स्टील इंडस्ट्री काफी तकलीफ में है। अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, मेरे ख्याल से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाने से रुपया की कीमत बदलना ये ज्यादा अच्छा तरीका है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। अभी उसका दूसरा भाग ये है कि रुपया नीचे जाता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अभी देखने का ये है कि रिजर्व बैंक किसको प्रायोरिटी ज्यादा देगी। मेरे ख्याल से अभी तक तो जो गवर्नर साहब ने कहा है पब्लिक में एटलीस्ट, कि उनके दिमाग में वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये बहुत अहम चीज है, उसके लिए वो बाकी चीजें की तरफ नहीं ध्यान देना चाहते। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 2009 में एक राजन कमेटी रिपोर्ट था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें पहला ही रिकमेंडेशन था कि रिजर्व बैंक के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल ये एक ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, बाकी एक्सचेंज रेट वगैरह वगैरह देखेगी नहीं। तो अभी देखने का है कि मेरे हिसाब से रुपया नीचे जाएगा तो अच्छी बात है, अपने ग्रोथ के लिए अच्छी बात है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। लेकिन रिजर्व बैंक अभी क्या करेगी, क्योंकि उनके पास तो रिजर्व है, वो बेच सकते हैं डॉलर्स और रुपये की कीमत के ऊपर इन्फ्लुएंस दबाव डाल सकते हैं दोनों दिशा में। सो अभी वो देखना पड़ेगा कि उनके दिमाग में क्या है। लेकिन अपने डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए
इंडस्ट्री के लिए मेरे ख्याल से रुपया और भी नीचे जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हमने देखा था कुछ महीनों पहले कुछ बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनकी तरफ से रिपोर्ट्स में ये तक लिखा गया था कि 69-70 तक जा सकता है रुपया। आपका अपना सेंस क्या कह रहा है, कितना और कमजोर हो सकता है आने वाले दिनों में? और ये भी बताइए, युआन को आप कितना और कमजोर होता हुआ देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, आपको क्या अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है? कितना और डिवैल्यूएशंस आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? मैं कभी भी आगे क्या होगा इसका प्रेडिक्शन कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि उसमें कोई मतलब नहीं है। जो अपना रुपये का जो कीमत है डॉलर के सामने, ये तय होगी, ये रिजर्व बैंक में तय होगी। अभी रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी रहेगी ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। वो कहाँ जाना चाहिए इसका मैंने अभी एक आपको एस्टिमेट दिया कि वो जो एक इंडेक्स है वो बता रहा है कि रुपया 25% ओवर वैल्यूड है। अभी 64 से 65 से 25% उसमें कम ज्यादा करो तो आपको पता चलेगा कि रुपया कहाँ होना चाहिए, कहाँ होगा मेरे को मालूम नहीं, रिजर्व बैंक को शायद ज्यादा पता है वो। दूसरी बात, युआन मेरे ख्याल से और ज्यादा नीचे जाने की संभावना मेरे को नहीं लगती है। राजवाड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में कर सकते हैं उन पर लेते हैं राय। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है। हिंडाल्को, नितिन ऑलरेडी कमजोर है, खराब नंबर्स की आज उम्मीद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटेंगे लगभग 2%, 7.5% के आसपास का हमारा अंदाजा है। मुनाफा घटकर 125 करोड़ रह जाएगा। हालांकि काफी लंबी रेंज बता रहे हैं मुनाफे का, जो अंदाज लगा रहे हैं लोग 40 करोड़ से लेकर 240 करोड़ तक का एक अलग रेंज लगाकर बैठे। हम कितना आएगा पता नहीं, लेकिन 125 करोड़ जो हमारा पोल बता रहा है, अगर उतना भी आए तो 60-62% गिरकर आएगा। तो क्या हिंडाल्को में अब भी जगह बची है क्या 100 रुपए पर शॉर्ट करने की, या ओवरसोल्ड हो चुका है? क्या 90 रुपए? अगर आप 3 दिनों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इसका बिल्डअप करीब 100 और 99 रुपए की रेंज में हुआ है और क्लोजिंग है 91 के आसपास। यानी शॉर्ट पोजीशन ऊपर ही बनी हुई है इसमें, यानी कि जो शॉर्ट बिल्डअप कर रखे हैं वो काफी कंफर्टेबल हैं क्योंकि स्टॉक के प्राइस काफी नीचे है। और मुझे अभी भी लग रहा है जैसे कल के दिन में भी आप देखें इस लेवल पे भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। इनफैक्ट जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं सब में हम लोग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देख रहे थे 8-8, 10-10% का, और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो रही थी। पूरे जितने भी सेक्टर्स हैं क्रॉस द सेक्टर्स, मेटल्स एंड रियल्टी, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग इस लेवल पे भी शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। बाकी सेक्टर्स में शॉर्ट कवर हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी दबाव रहना चाहिए हिंडाल्को में, और पॉसिबल है कि आपको 85, 86 की तरह 85, 83 की तरफ धीरे धीरे मूव कर जाए। यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो उस समय आप पुट लेने की चेष्टा करें। एज ऑफ नाउ 99 से लेकर 100 के रेंज में काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है शॉर्ट साइड का। ऑलराइट, टाटा मोटर, सुब्रमण्यम साहब, अब आप क्या करेंगे? गिरावट में खरीदारी या फिर आपको लगता है अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को? हमने देखा है कल की एजीएम में भी काफी हंगामे हुए, काफी सारे शेयर धारक काफी नाराज थे। 15 साल में पहली बार इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। लिस्टिंग की हिस्ट्री जो 70 साल की है उसमें दूसरी बार ऐसा हुआ है। टाटा मोटर काफी मुश्किल में है, युआन के डिवैल्यूएशन को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं बनी थी। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसे? जी, डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। इसका वजह ये है कि जहां पर अभी तक जेएलआर जो एक बैकबोन रहा है, आई थिंक टाटा मोटर के लास्ट 3-4 साल से जो भी परफॉर्मेंस आई है, और डोमेस्टिक मार्केट में जो स्लगिशनेस थी उसको ऑफसेट कर रही थी, और जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ही वहां पर स्लगिशनेस दिख रही है, और डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी आई थिंक सुधार, अभी भी स्लगिशनेस जारी है, तो अभी टाइम लगेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली चिंता का विषय है, और आई थिंक मैनेजमेंट ने भी आई थिंक यही चिंता जताई है। तो एट द करंट स्टेज आई थिंक आई वुड से अभी भी अवॉइड ही है टाटा मोटर। ओके, तो ये राय आती हुई फिलहाल टाटा मोटर के स्टॉक पर फिलहाल अवॉइड करें, ये इंटरेस्टिंग है। 52 वीक लो पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन नंबर्स के दम पर कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर राय ले ली जाए। प्रतिभा इंडस्ट्रीज, राकेश चार्ट्स देखकर बताएं क्या स्टॉक में तेजी का मौका बन सकता है? प्रॉफिट लगभग दुगुना हुआ है, 11 करोड़ से 22 करोड़। सेल्स में 8% की बढ़त हुई है, 575 करोड़ पर पहुंची, और उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं प्री ओपनिंग सेशन में 9% की दमदार तेजी है। क्या लेवल्स आए हमें प्रतिभा के लिए? अनिल जी, प्रतिभा की बात करें तो नीचे में 44 रुपीज स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि स्टॉक ने पिछले 3 दिनों में ऊपरी स्तरों से करेक्शन दिखाई है,
बट वो करेक्शन डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स में थी। स्टॉक का ट्रेंड अप है, 44 रुपीज नीचे में सपोर्ट है, वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में देखें तो 49 रुपीज पहला टारगेट है जो लगता है कि अचीव इजीली हो सकता है। अगर 49 के लेवल्स टूटते हैं तो 54 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर। राइट, अब थोड़े रेट सेटल होते हुए आपको दिखेंगे। करीब 100 अंक ऊपर सेंसेक्स खुल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी देखिए 46 अंक की मजबूती के साथ खुलकर वापस 8,400 के ऊपर निकल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और लेकिन जिंदल स्टील एंड पावर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। कल भी हमने देखा था 11-12% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। MSCI इंडेक्स से भी बाहर हो रहा है। आज देखिए आप फिर से नीचे खुलने की संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉस्मो फिल्म्स ने अच्छे नंबर्स पेश किए, 9-9.5% का उछाल यहां पर होगा। जिंदल पॉली ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए, 6-6.5% की तेजी ये दिखा सकता है। NBCC जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये मजबूती के साथ अब खुलेगा। PC ज्वेलर्स, कुछ और ऐसे काउंटर्स जहां पर नजर रखनी चाहिए, ये अच्छे नंबर्स के दम पर मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। GMR इंफ्रा एक और ऐसा स्टॉक जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हो, लेकिन ज्योति स्ट्रक्चर के कमजोर नंबर्स आए, ये दबाव के साथ खुल सकता है। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर नजर होगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल काफी शॉर्ट पोजीशंस नितिन लास्ट में इसमें बन रही थी नतीजों के बाद। ये बताइए आज कैसे अप्रोच करेंगे और क्या ये आज शेयर दबाव में खुलेगा? देखिए कल शॉर्ट पोजीशन काफी बनी है। इनफैक्ट कल 1800 की रेंज में हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को एक बार इसमें शॉर्ट ट्रेड भी रिकमेंड किया था, उसमें प्रॉफिट भी बुक किया था इसमें। बट अभी जो इसमें जो ओवरऑल पैटर्न है उसमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे और वीकनेस बढ़नी चाहिए। इसमें पॉसिबल है कि आपको 1650 से लेके 1640 की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। बट जैसे अभी करीब 2.5% आप लोग हम देख रहे हैं कि ओपनिंग में डाउन है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इस 2.5% नीचे आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर कोई भी बाउंस बैक करे और स्टॉक 1750 के आसपास मिलता है तो उस समय आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल अभी भी शॉर्ट पोजीशन काफी इसमें कैरी फॉरवर्ड है। शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, आज गैप डाउन हो तो उसे काट लें, एक बार बुक कर लें, ये रणनीति सही होगी क्या? जी मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी आपको 1700 से 1680 की रेंज में आपको मिलेगा। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, फिर बाउंस बैक पे आपको दोबारा शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, बेहद दमदार शुरुआत हो रही है SGX निफ्टी में। SGX निफ्टी के मुकाबले में 45 अंक ऊपर है निफ्टी और 8,400 के पार खुलने की तैयारी। ठीक उसी तरह की शुरुआत हो रही जैसी कि आपने कल देखी थी। कल 125 पॉइंट ऊपर खुला था सेंसेक्स, आज प्री ओपनिंग सेशन में देखिए 118 पॉइंट ऊपर है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली कल वाला मोड दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% से ज्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी 0.5% से ज्यादा मजबूत है। और उससे भी बढ़िया एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में सारे इंडेक्स हरे निशान में। एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जो नीचे खुलने की तैयारी हो, जबकि DLF यूनिटेक के खराब नंबर आए उसके बावजूद भी रियल एस्टेट इंडेक्स भी ऊपर है। BTST करने वाले दिन आ गए। हाँ एग्जैक्टली। तो अब देखिए मतलब वो तो नहीं टिकता ये नहीं पता। हाँ, बड़ी हिम्मत वाले लोगों का काम है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है कम से कम भले आप पैसा बना ले लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाए ये बात जरूर है। लेकिन इस वक्त बेहद दमदार शुरुआत होगी, ये संकेत तो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और फार्मा स्टॉक लीड करेंगे आज की तेजी को बैंकिंग शेयरों के साथ, एग्जैक्टली कल की तरह। कल भी टॉप गेनर फार्मा और बैंक है, आज भी टॉप गेनर फार्मा और बैंक रहेंगे, ये संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। इस बीच एक और स्टॉक जो निफ्टी पर टॉप गेनर दिख रहा है बॉश, और उसके अलावा भारतीय एयरटेल में आज फिर से एक रिकवरी दिखेगी। इसी पर एक राय लेना चाहता हूं नितिन, क्या भारतीय आइडिया कल जिस तरह से टॉप से गिरे नीचे, जितना बढ़े उतना ज्यादा नीचे जाकर बंद हुए, क्या कहीं कोई गिरावट में खरीदारी का मौका दिखता है या फिर दूर रहे? मेरे ख्याल से अनिल जी अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक में काफी शॉर्ट पोजीशन है और कोई भी बाउंस बैक हम लोग स्टॉक में नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है अगर बाई साइड में प्ले करना है तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां ओपन रेस्ट बिल्डअप भी है, जैसे सीएट दोबारा मुझे लग रहा है बाउंस बैक आना चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा है जिसमें आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। MNM है जिसमें कल काफी अच्छी पोजीशन बिल्डअप हुई है और चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको बाय सिग्नल्स अभी भी मिल रहे हैं, तेजी कर सकते हैं। बट आइडिया और भारती मुझे लगता है कि बाउंस बैक मार्केट अगर बाउंस बैक भी करेगा तो बहुत ज्यादा इसमें आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, तो बेटर है कि इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, फिलहाल अवॉइड करें, ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर। चलिए, शुरुआत होती दिख रही है भारतीय बाजारों की इस वक्त। अब कुछ सेकंड्स बचे हैं, बेहद दमदार शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। फिर इस लिहाज से तो लगता है कि अगर आज 8,400 के आसपास खुलें तो 8,430 कल का हाई क्रॉस करके 8,450 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जाने की
पूरी संभावनाएं साफ तौर पर दिख रही प्री ओपनिंग सेशन पे, और इसे लीड करेगा बैंक निफ्टी। लगातार दूसरा सेशन होगा जब बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी, और कल भी हमने देखा बैंक निफ्टी में। और अच्छी बात यह भी कि कल के सेशन में काफी कुछ पोजीशंस कम हुई है, 2.25 लाख शेयर कम होते दिखे हैं बैंक निफ्टी में, तो यानी कि कमजोर ट्रेडर्स हल्के ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और 125 अंकों की दमदार मजबूती के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स में। अब 140 अंक ऊपर है, 50 अंकों की मजबूती निफ्टी में 8,400 के पार खुलता हुआ, तो बेहद शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों की। आज फिर से 8,400 के लेवल के ऊपर शुरुआत करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी पर। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, दो बड़े बैंक पीएसयू स्पेस से मजबूत है 0.2%। वेदांता यहां पर आज अच्छी रिकवरी, 1.5% 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद। सन फार्मा, सिप्ला 1.5% मजबूत है, यहां से मजबूती आती दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स में अब इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, यस, यहां पर मजबूती आती दिख रही है। अब आइए फार्मा में, सिप्ला 1.5% मजबूत है, लुपिन मजबूत खुला हुआ है, तो यहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही। तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फार्मा, ये 3 स्पेस और कुछ हद तक मेटल्स थोड़े सेटल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब कमजोर क्या है? टेक महिंद्रा 2% नीचे है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल का स्टॉक 0.5% नीचे, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे दिग्गज थोड़े थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आई है और सबसे बड़ी मार पड़ी है जेएसपीएल पर। पता नहीं ये स्टॉक कब रुकेगा, लेकिन आज फिर से 8% कमजोर हुआ है, क्योंकि एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में से इसे बाहर कर दिया गया, तो यहां पर मार पड़ी। लेकिन जो 2 स्टॉक शामिल हुए हैं, ग्लेनमार्क और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये पार्टी मना रहे हैं। 4.5% ऊपर ग्लेनमार्क है, इंडिया बुल्स हाउसिंग 3-3.25% ऊपर है। अदानी पोर्ट 28 सितंबर से निफ्टी का हिस्सा होगा, कल जितना बढ़ा था 3.5%, आज फिर से उतना ही ऊपर है। जीएमआर इंफ्रा नंबर्स के बाद 2.5% ऊपर है, मार्जिन इन्होंने इंप्रूव किए। छोटे बैंक्स पर नजर रखिए, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया, ये यूनियन, सिंडिकेट, ये सारे हरे निशान में लौट चुके हैं, और सन फार्मा भी अब मजबूती को लीड करता है, और 2% की बड़ी तेजी सन फार्मा में बन रही है। कमजोर क्या है? जो हमने जेएसपीएल की बात की, उसके अलावा यूनिटेक 5% ये स्टॉक कमजोर है। कावेरी सीड कमजोर नतीजों के बाद आज फिर से गिरता हुआ 2.5% नीचे। टेक महिंद्रा की हमने बात की। जुबिलेंट फूड कल गिरा, आज फिर से 1.5% नीचे, तो ये स्टॉक हैं जो कमजोरी की तरफ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन 150 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में, और निफ्टी 8,400 के बेहद करीब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार तेजी, बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर। हेमंत का नजर आपको? जिंदल पॉली 7% ऊपर, हालांकि खुला ऊपर था, हल्के हल्के नीचे आ रहा है। कॉस्मो फिल्म्स 8-9% खुला था, और अब 6-6.5% की बढ़त अभी भी बरकरार है ऊपर से, लेकिन हल्के हल्के नीचे आ रहा है। इन्होंने अच्छे नंबर दरअसल पेश किए हैं। प्रतिभा इंडस्ट्रीज करीब 7% मजबूत है। इसके अलावा देखिए आप, एनबीसीसी ने अच्छे नंबर्स पेश किए, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। पीसी ज्वेलर्स को फायदा मिला, जिस तरह से एफआईआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंक्रीज करने की बात हुई है, 24% से बढ़कर 49% हुआ है। ये 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ चीनी की कंपनियां देखिए आज फिर से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाती हुई, बजाज हिंदुस्तान में करीब 2.5-3% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कमजोर नतीजे जहां आए हैं, आप देखिए ऑर्किड केमिकल्स में 4% तक की गिरावट। यूनिटेक के नंबर्स बेहद कमजोरी भरे, करीब 3.5% नीचे ये स्टॉक जाकर ट्रेड कर रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स में दूसरे दिन नतीजों के बाद यहां पर हैंगओवर बरकरार है। तो ये कुछ स्टॉक्स जिन पर नतीजों के दम पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने की खबरों के चलते, और टॉप लूजर फिर से जेएसपीएल ही है, 8% नीचे 2 दिन में। कल करीब 11% नीचे जाकर बंद हुआ था, आज 7-7.5% नीचे। इसी पर राय लेना चाहूंगा, अब क्या करना चाहिए राकेश? क्या और नीचे आ सकता है ये शेयर? हर रोज फिसल रहा है। देखिए हेमंत जी, कल इस स्टॉक में एक बड़ी वॉल्यूम के साथ एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। इस स्टॉक में नतीजों से पहले एक पुलबैक रैली बनी थी, वो रैली खत्म हुई थी, और कल काफी बड़ी वॉल्यूम्स पे स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। इन स्तरों पे तो फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं है, बट स्टॉक ऑल टाइम लोज पर है, सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। कोई भी उछाल आता है तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, निकलने की कोशिश करे उछाल में, ये राय आती है यहाँ पर जेएसपीएल में। लेकिन उछाल मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दिक्कत वहीं पर है, क्योंकि उछाल के कहीं कोई संकेत है नहीं। बैंकिंग शेयरों पर और बैंक निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहता हूं। नितिन, क्या ट्रेड लेंगे? बैंक निफ्टी पर 0.5% मजबूत है, और अगर कोई बैंकिंग स्टॉक ट्रेड करना हो पीएसयू और प्राइवेट स्पेस से लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, क्या होगा?
देखिए जी, बैंकिंग में शॉर्ट्स तो कवर हो रहे हैं। अगर आप एक्सपायरी से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अभी 3 दिनों की गिरावट हुई है, सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में ही बनी है, क्योंकि निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 70 लाख से अभी जो है वो करीब 1 करोड़ 55 लाख के आसपास है। वहीं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में करीब 20 लाख था, अभी करीब 22-23 लाख के आसपास है। यानी कि बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुए, वहीं निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हुए और बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे अभी फॉल में। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप काफी हुआ है और कल हम लोगों ने फर्स्ट इंडिकेशन देखा कि ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं करीब 2.25 लाख के, और स्टॉक्स में भी ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे कट रही है, तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। और बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो 19,100 के आसपास फ्यूचर लेवल में सपोर्ट आता है, वही स्टॉप लॉस बनता है। और उसको देखते हुए बाउंस बैक में करीब 18,100 के आसपास सपोर्ट आता है और टारगेट 18,600 18,700 तक के आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। वहीं अगर आप स्टॉक देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, इन 3 बैंक में आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है वो दरअसल फार्मा सेक्टर है। आप देखिए सन फार्मा निफ्टी का टॉप गेनर, सेकेंड टॉप गेनर है सिप्ला और तीसरा टॉप गेनर ल्यूपिन है। तो ये 3 निफ्टी के सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर और तीनों के तीनों एक ही सेक्टर से, और वो है फार्मा सेक्टर। और अगर आप एफएनओ में देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा ये भी सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ये वो स्पेस है जिस पर नजर आज ट्रेडर्स की है। और हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि यहाँ पर सिप्ला में खरीदारी कर चलना चाहिए। नितिन, इन स्तरों पर अभी भी खरीदेंगे सिप्ला या फिर कोई और फार्मा शेयर जो आपको पसंद है? देखिए, सिप्ला में चार्ट्स में काफी अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस अच्छा बनता है करीब 730 का, क्योंकि उसके ऊपर ये निकला है तो टेक्निकली आपको ब्रेकआउट दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एक रिस्क वार्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहिए। जैसे आज रिजल्ट है तो आप कॉल ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं। 740 की कॉल अगर एक्टिव है तो वहां पर एक बार बेट ली जा सकती है, क्योंकि चार्ट्स में ब्रेकआउट है। फार्मा में भी हम लोग स्ट्रांग मोमेंटम देख रहे हैं और कल का डेटा भी पॉजिटिव है। तो 740 की कॉल अगर हम लोग लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के कॉल में पॉसिबल है कि आपको मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो ये राय आती है सिप्ला के स्टॉक पर, जहां पर बेहतरीन मजबूती बनती दिख रही है 1.5% के आसपास की। लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से कुछ स्टॉक्स जो कमजोर हो रहे हैं उस पर एक राय ली जाए। पेनिशिया बायोटेक यहां पर 8.5-9% की गिरावट है। चार्ट पर राय लूं उससे पहले सुब्रमण्यम साहब, एक राय आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है और हम एक जश्न ये भी मना रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी कि मंदी से मुक्ति मिले। कोई एक स्टॉक आपकी नजर में हो जो आप हमारे दर्शकों को सुझाना चाहेंगे निवेश के लिहाज से, जिसे पोर्टफोलियो में रखा जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से, अच्छे रिटर्न्स देने के हिसाब से, फंडामेंटली जो मजबूत स्टॉक हो, बेहतर हो, खरीदा जा सके इन लेवल्स पर? जी, आई थिंक जहां तक जो भी नतीजे आए हैं उसमें आई थिंक एनबीएफसी कंपनीज में आई थिंक अच्छी खासी नतीजे आए हैं, और उसमें ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक वहां पर आई थिंक मैं खरीदारी का सलाह दूंगा, क्योंकि जहां पर काफी स्टेबल रिटर्न्स आए हैं और आई थिंक आने वाले टाइम पे जैसे यहाँ पर रियल एस्टेट की ग्रोथ की वगैरह का रूरल में एक्सपेक्टेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक लग रहा है आई थिंक पोर्टफोलियो में शामिल करना लायक है। हाउसिंग फाइनेंस एक पोर्टफोलियो में निवेश के लिए आज से बेहतरीन स्टॉक बनता हुआ। राकेश, अब आपके पास आऊंगा। पेनिशिया बायोटेक पर जो मैं राय लेना चाहता था, 8% कमजोर है, क्या कह रहे हैं चार्ट्स, कहां अहम सपोर्ट है अभी स्टॉक के लिए? अनिल जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है स्टॉक, सेल-ऑन रैली वाला स्टॉक है। ऊपरी स्तरों पर 175 176 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था, और नीचे में देखें तो इमीडिएटली 140 के अराउंड एक सपोर्ट आता है, बट आने वाले समय में इस स्टॉक इस सपोर्ट के भी नीचे निकल सकता है। और बड़े सपोर्ट की बात करें तो 125 126 एक बड़ा सपोर्ट है नीचे में स्टॉक के लिए। लो वॉल्यूम का स्टॉक का कुल 11,000 शेयर ट्रेड हुए हैं पेनिशिया बायोटेक का। चलिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए। आप देखिए, ज्योति स्ट्रक्चर ने बेहद कमजोर नतीजे दिए, 7% नीचे ट्रेड करता हुआ। यूनिटेक का ये स्टॉक भी बेहद कमजोरी भरा ट्रेड दिखा रहा है, 4% नीचे ये शेयर पहुंच गया है। ऑर्किड केमिकल्स, जुबिलिएंट फूडवर्क्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज दबाव देखने को इस समय मिल रहा है। सुरेंद्र साहब, कल से एक रेट कट की वापस से उम्मीदें लगाकर बाजार में एक आस बनी है। कल भी इसीलिए हमने बैंक निफ्टी में तेजी देखी थी, आज भी बैंक निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आपका अपना सेंस क्या कहता है? आपको लग रहा है कि रेट कट होगा 29 से पहले, अगली शेड्यूल्ड पॉलिसी से पहले?
आई थिंक जहां पर आंकड़े जो भी अभी तक आ रहे हैं, आई थिंक थोड़े बहुत फेवरेबली लग रहे हैं, और आज वापस WPI का भी नंबर आंकड़े दोपहर में आने वाली है। तो आई थिंक आमतौर पर आई थिंक RBI का भी एक डेफिनेटली रुख होगा शायद एक रेट कट का, लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट का जो नया अभी एक टेंशन आया उसको लेके शायद थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, और उस माहौल में शायद 1-2 महीना देख सकता है। तो और खास करके और दूसरी अगर हम बात करें तो आई थिंक इस मानसून का जो भी पैन आउट हुआ है उसका भी एक शायद फाइनली कहां पर मानसून का जो डेफिशिएंसी किस हद तक है उसको सब ध्यान में रखते हुए और इन्फ्लेशन क्या असर पड़ता है, आई थिंक वो सब देखते हुए मुझे लग रहा है शायद एक सितंबर महीना में या तो अक्टूबर महीना में वहां उस टाइम पे शायद कुछ एक चिंता आ सकता है, यहां पर घोषणा आ सकती है और एक मामूली सी कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आई थिंक करंट इमीडिएटली आई थिंक वेट एंड वॉच सिचुएशन लग रहा है। ओके, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है यहाँ पर फिलहाल। इस बीच बाजार थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं ऊपर के लेवल से, कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। 8,400 के ऊपर निफ्टी को टिकने में थोड़ा सा शायद ऐसा लग रहा है कि मुश्किल हो रही है। 8,409 का आज हाई है, 8,381 का लो है, तो ऊपर के लेवल से 25 पॉइंट की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त आप देख सकते हैं निफ्टी में आती हुई नजर आएगी आपको। इस बीच ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। कुल मिलाकर जो एक्शन बाजार में ज्यादा है वो पूरी तरह से नतीजों के आसपास ही आपको नजर आएगा। इसी लिहाज से कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करके बात की जाए जहां पर आज एक्शन कमजोरी की तरफ है। ऑर्किड केमिकल 4% अब नीचे है नंबर्स के बाद में। राकेश, इसके चार्ट्स देखकर बताएं यहाँ पर क्या और कमजोरी हो सकती है? धीरे धीरे स्टॉक अपनी फैंसी खत्म करता हुआ दिख रहा है, अब लोगों का इंटरेस्ट कम होता दिख रहा है इस स्टॉक में। बिल्कुल अनिल जी, चार्ट्स काफी खराब है। नीचे से एक अच्छी रैली स्टॉक के अंदर बनी थी और जिस तरीके से स्टॉक में डिक्लाइन देखने को मिला है और करंटली स्टॉक 6380 के सपोर्ट को तोड़ा है, मेरे को लगता है स्टॉक दोबारा से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में एंटर कर चुका है। अगर कोई स्टॉक को लेके फंसा हुआ है तो इमीडिएटली मेरा ऐसा मानना है 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अगर 60 रुपए के लेवल टूटते हैं तब एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। राइट, चलिए ऑर्किड केमिकल्स कमजोर नंबर्स के बाद वीक, और ग्लेनमार्क फार्मा 7.5% की मजबूती दिखा रहा है जी। MSCI इंडेक्स में शामिल होने की खबरों से ये स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखाता हुआ। लेकिन चलिए विशेषज्ञों से विदा लेने का समय आ गया है। राकेश साहब, नितिन, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव TS हरियर साहब जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। 140 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 42 अंक की बढ़त निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। 8,400 के इर्द गिर्द निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, ये देखने वाली बात है। और बैंक निफ्टी में 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए, अर्निंग सीजन के आखिरी दिन है आज, लेकिन अशोक लेलैंड जी हाँ पहली तिमाही के आंकड़े शानदार पेश किए थे इस कंपनी ने। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और साथ ही आय और मार्जिन्स में शानदार बढ़त देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे पास कंपनी के CFO गोपाल महादेवन साहब जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले नतीजे काफी अच्छे रहे, उत्साहजनक रहे, ये बताइए इस ग्रोथ के पीछे क्या वजह थी और क्या ये कमर्शियल व्हीकल्स की अच्छी बिक्री ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है? थैंक यू वेरी मच। ये क्वार्टर बहुत बेहतरीन था। हमारे सेल्स तो काफ़ी बढ़ गया था इंडस्ट्री के ग्रोथ से। हमारे कंपनी का ग्रोथ वॉल्यूम था 45% ग्रोथ था Q1 ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर करने में, और इंडस्ट्री का वॉल्यूम भी अच्छा था बट 23% था। और हमारा एबिडा मार्जिन ये क्वार्टर में 10.1% था, डबल डिजिट मार्जिन में था फर्स्ट क्वार्टर में ही। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 159 करोड़ था, 434% हायर दैन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। हमारे वर्किंग कैपिटल भी कंट्रोल में था। हमारा डेट इक्विटी 0.9:1 था, और हमारा EPS 0.56 पैसा पर शेयर था। सो ओवरऑल कंपेयर करने में हमारा परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। एक्सपोर्ट्स भी 15% ऑफ रेवेन्यूज था और 38% ग्रो हुआ था Q1 ऑफ लास्ट ईयर से।
लेकिन महादेवन साहब, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में रिकवरी की वजह से क्या आपका हेवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बेहतर होने के संकेत आपको मिल रहे हैं? क्या इसमें आगे भी ग्रोथ बनी रहेगी? There are two reasons for growth. इतना growth इंडस्ट्री मैंने बोला था पहले 23% में ग्रो हुआ था as compared to Q1 last year. ये एक कारण, पहला कारण था क्या बेस इफेक्ट था, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में नेगेटिव ग्रोथ था 10% का, अभी तो 23% का ग्रोथ हुआ है. दूसरा कारण है कि एमएचसीवी इंडस्ट्री थोड़ा रिवाइव हो रहा है, काफी रिवाइवल हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर में देखेंगे तो फुल ईयर में एमएचसीवी इंडस्ट्री तो 16% ग्रो हुआ था और पहले क्वार्टर में 23% है. सो हमारे इंटरनल एस्टिमेट्स पर तो 15 to 20%, तो 20% तो होना ही चाहिए ये बरस में. बट होप भी है कि ये रिजल्ट, ये ग्रोथ इकोनॉमी रिवाइवल से होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में पूरा इंडस्ट्री, ना सिर्फ एमएनएचसीवी बट पूरा इंडियन इंडस्ट्री होप कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में इकोनॉमी रिवाइव होगा. सर, एलसीवी सेगमेंट में हम देख रहे हैं अभी भी कमजोरी बनी हुई है, इसमें रिकवरी आने में अभी कितना और समय लगेगा? मेरे हिसाब से एलसीवी इंडस्ट्री सेकेंड हाफ में रिवाइव होगा, क्योंकि अभी तक तो इंडस्ट्री थोड़ा डी ग्रोथ मोड में है. टिपिकली क्या होता है कि एलसीवी इंडस्ट्री 6 months to 1 year होता है आफ्टर एमएचसीवी टू कंटिन्यू द परफॉर्मेंस. तो हमारे इंटरनल एस्टिमेट्स पर तो सेकेंड हाफ में होना ही चाहिए, देखते हैं. बट हमारे एलसीवी वॉल्यूम्स, अशोक लेलैंड का एलसीवी वॉल्यूम्स तो 33% ग्रो हुआ है Q1 ऑफ लास्ट ईयर कंपेयर करने से. महादेवन साहब, ये बताएं कि फिलहाल कंपनी का मार्केट शेयर कितना है और पहली तिमाही में इसमें क्या कुछ और बढ़त हुई है, और इस वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2016 तक आपको क्या उम्मीद है, कितना मार्केट शेयर रहेगा आपका? See, we don't look at market share as the only benchmark. तो हमारे we have now got 30% market share, but what we would want to see is ensure that we are growing at the same rate as the industry. Till now, over the last so many quarters, possibly 5-6 quarters, we have been growing faster than the industry, and that has been shown on the quarter-on-quarter growth that has happened. But I think we would not want to give an outlook on the market share that we would have at the end of the year. All I can say is that we will strive to maintain the market share at current levels and grow along with the industry. ऑलराइट, शुक्रिया अशोक जी आपका, गोपाल जी आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए. वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारे साथ एंड्रू हॉलैंड जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी बनेंगे, उनसे जानेंगे उनका बाजार पर नजरिया. 150 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती, 8,400 का लेवल इस वक्त निफ्टी पर. लेकिन मिड कैप शेयरों पर रखिए नजर, जहां पर बेहतरीन मजबूती होती हुई दिख रही. लगभग 1% की तेजी अब मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है. स्मॉल कैप इंडेक्स दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है, 1/4% की मजबूती अब बची है. लेकिन बता दूं आपको कि आज शाम को 4 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन और पीएसयू बैंक्स के चीफ अपॉइंट करने के मामले पर शायद वो अपनी एक राय दे सकते. तो उस लिहाज से बैंक्स, खासतौर से पीएसयू बैंक्स और बैंक निफ्टी पर नजर जरूर रखिएगा. लेकिन बाजार में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है, ग्लोबली भी और लोकल लेवल पर भी. क्या होगा आगे का डायरेक्शन, और एफआईज बाजार में जो बिकवाली करते हुए दिखे पिछले कुछ सेशन से, उसका क्या मतलब निकाला जाए, और कितनी बिकवाली बढ़ सकती है या खरीदारी कब से लौटेगी, ये सारे सवाल है जो आप विदेशी निवेशकों से जानना चाहते हैं. इन सब पर बातचीत करते हैं. हमारे साथ एम्बिट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ एंड्रयू हॉलैंड कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. एंड्रयू, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ऑन चाइनीज डेवलपमेंट, दैट युआन हैज बीन devalued. How do you read it, and what impact you foresee on Indian currency and Indian markets? So I think both of it will be have a negative impact. I think we've just been a bit complacent about China and the problems there, and I think now we're waking up to it. So, I wouldn't look too much at the stock market in China as your barometer, because there's a lot of government intervention there, to keep the index higher. But obviously, if you look at the commodity markets globally, it's telling you that there's a big slowdown, and all the evidence coming out of either corporates like Alibaba
or if you look at Vedanta saying the Chinese are dumping in steel in Europe, the problems are just starting, I think, or probably will be accelerated now. So, I think India's in a much better position than it was, say, in the last currency crisis. But, we have to look beyond our own kind of currency and see what's happening elsewhere. Where, if you look at, say, the Malaysian ringgit, it's forever been at 3.7 to the dollar, and now it's over 4. So, it could be somewhere else that you get a problem this time around, which will affect Indian markets. So I see the currency, the Indian rupee, going to 66 very quickly, probably between now and the middle of next month. And for the markets, given that the problem for commodities is going to hurt a lot of the heavy industries in India where there's a lot of debt, this is going to have a further impact on the banking sector. So you can see the market kind of heading to 8,200 very quickly, actually. Andrew, then, you're saying that rupee will come to 66 levels. What will be FIs doing? Because we are seeing FIs selling in cash market for the last many days, actually. How do you see the flows for the next couple of months and because of this China uncertainty? Yeah, I think FIIs will do two things. I think one, that if risk is being taken off the table, then India is still an overweight market for them. So you will see more outflows from FIIs. And given that Parliament ended on such a note, and whilst there's still hopes that there might be a special session, any kind of momentum for reforms has been put on the back burner. And even if GST gets through now, in some form or another, let's put a red mark against April 2016 and maybe think about 2017. So whichever way I look at it, this reform measure is going to push things back. So again, we'll go back to the fundamentals of India, and there's nothing really to push the market higher at the moment. And if anything, the global cues will just push us lower, and that's the problem that we're facing in the very short term. So now what's your call in Indian markets? Do you think it's a buy on dips market or sell on rise? And what is the range you are predicting? What are the targets you are keeping for Sensex and Nifty for the year end or by March 16? So, in the very short term, and as you know, since the beginning of the year, we've been very gloomy about not just India, but about the global scenario, particularly with Greece and China. So we've had this range for the index for the last 2-3 months of 8,000 to 8,500, but expecting lots of volatility, and that's how it's played out, and that's what we continue to expect. So, I think we could test the lower levels of the indexes as this China problem unfolds elsewhere, and that will take another week or so for some of those ramifications to come through. So very short term, I think the markets are heading lower, but we're sticking to our target for this year, year-end Nifty target, that's December 2015 of 10,000 Nifty and 11,000 to December 2016. So we're not moving away from our longer-term bullish stance, but we think there's enough out there to cause a lot of pain in the very short term. Today is actually the last day of this Q1 earnings season. We have come to an end. What are your key takeaways from this earnings season? Are you disappointed, or since expectations were low, this was an okay kind of earnings season? What is your sense, sir? It was kind of okay. There was nothing, big bang on the downside or upside, to be honest. So it's gone, fairly to our expectations. The fact that we didn't have any expectations, I suppose. I think looking forward, though, rather than looking backward, we are starting to see corporates tell us that things in terms of order books, and this is mainly the small and medium-sized businesses that we're talked to, have started to pick up. So I suspect that July, August, September, kind of growth will actually prove to be a lot better. And I think the next earnings season, you'll start to see some of that being reflected. And that's why we're more optimistic towards the back end of the year that the market can move higher as the operational gearing of India starts to play through and some of the benefits of government spending get placed into order books and order execution gets better. So that's what we're thinking. So
better going forward, and the result season recently has been okay-ish. Okay. Thanks so much, Andrew, for taking your time out this morning. तो एंड्रू हॉलैंड साफ तौर पर यहाँ पर कहते हुए कि रुपए में कमजोरी और बढ़ सकती है, 66 के आसपास के लेवल्स पे आ सकते हैं। इस बीच बाजार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, 120 अंक ऊपर, लेकिन अभी सेंसेक्स एंड निफ्टी 38-40 अंक ऊपर है। 8,400 से थोड़ा सा नीचे आए तो 8,400 के ऊपर और नीचे की कश्मकश बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है, बैंक निफ्टी 1.4% मजबूत। हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव TS हरिहर। हरिहर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बड़े एक्शन भरा रहा है ये हफ्ता पूरा, ग्लोबल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स, अब रिजल्ट सीजन भी खत्म हो रहा है, सेंसर भी खत्म हो गई, शायद चाइना में भी जो कुछ एक्शन होना था अब ठंडा हो जाएगा। तो अब बाजार कैसे आगे या पीछे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? देखिए, जहां तक चाइना का सवाल मैं मानता हूं कि पिछली बार जब चाइना ने डिवेल्यू किया था वो तो 1994 में, और 1994 में वो लोग ने 33% डिवेल्यू किया था, जिसके कारण हमने 1997 में एशियन क्राइसिस भी देखा था। तो मैं मानता हूं कि यदि चाइना ने डिसाइड किया है कि वो करेंसी डिवेल्यू करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक दे वुड स्टॉप एट 3 or 4%। मैं मानता हूं कि द डिवेल्यूशन कुड बी मच स्टीपर, कितना होगा बोलना मुश्किल है, बट मैं मानता हूं कि कम से कम 15 to 20% इज व्हाट चाइना कुड बी हैविंग इन माइंड टू पुश एक्सपोर्ट। सो आई थिंक दैट इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। और इफ चाइना इज गोइंग टू डिवेल्यू बाय अबाउट 15-20%, मैं मानता हूं कि इंडियन रुपी भी साथ में डिवेल्यू होगा। और हमने कल पढ़ा था कि काफी जो सीनियर फॉरेक्स एनालिस्ट है ये कह रहे हैं कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है, जो REER कहते हैं, जो RBI पुट आउट करती है अपने साइट पे, इसके अनुसार इंडियन रुपीज ओवर वैल्यूड बाय 25%। सो इसका मतलब है कि 63 से आप 25% लोगे तो वी शुड बी क्लोजर टू अबाउट 79 to 80 रुपीज पर डॉलर। दैट इज ए इफेक्टिव रेट। पर हमें ये भी मानना चाहिए कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स हाई है और फॉरेन फ्लोज हाई है, तो शायद एनीवेयर अबाउट आई थिंक 69-70 कुड बी अ काइंड ऑफ लेवल वेयर दिस डॉलर रुपी कुड सस्टेन। बट मैं मानता हूं कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, दैट इज प्रोबेबली नेक्स्ट वीक 10 days, वी कुड सी अ डेप्रिसिएशन क्लोजर टू अबाउट 66.5 to 67, ये पॉसिबिलिटी है। और ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इक्विटीज के लिए काफी प्रेशर रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। और भाई तो काफी दबाव देखने को मिल सकता है, तो क्या वो रणनीति सही होगी, हर रैलीज पर उछाल पर बिकवाली करें जब तक ये करेंसी का सेटलमेंट नहीं हो जाता, ये मामला पीछे नहीं चला जाता, क्या ये रणनीति होगी फिर? बिल्कुल। आई थिंक जब तक एक करेंसी का बॉटम नहीं दिखता, मैं मानता हूं कि योर स्ट्रैटेजी शुड बी अ सेल ऑन राइजर स्ट्रैटेजी। पर आई थिंक जो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो करेंसी का वीकनिंग है ये IT और फार्मा के लिए एक पॉजिटिव है, एंड इंक्लूडिंग द ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज। और आप इन कंपनीज को ऐड करोगे तो इनका लगभग 50% वेटेज निफ्टी में है। तो जब 50% कंपनीज के लिए वीक रुपी पॉजिटिव है, 50 के लिए नेगेटिव है, तो आई थिंक ओवरऑल निफ्टी पे शायद ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इट शुड बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, आप कैपिटल गुड्स लीजिए, आप ऑयल डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज लीजिए। आई थिंक इन कंपनीज पे दबाव बना रहेगा बिकॉज ये सब इंपोर्ट इंटेंसिव है, इन पे प्रेशर बन सकता है बिकॉज ऑफ अ वीक रुपी, तो इन पे आई थिंक नेगेटिव रहेंगे। और IT और फार्मा पे ज्यादातर आई थिंक इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा। बैंकिंग शेयरों पर, स्पेशली PSU बैंक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। खबरें आ रही कि आज शाम को 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 मुद्दे हो सकते हैं, तो काफी सरकारी बैंक्स में CMDs, चेयरमैन नहीं है, MDs नहीं है, तो उनके अपॉइंटमेंट पे विचार होगा। दूसरा ये है कि जो रिकैपिटलाइजेशन की बात हुई थी उस पर काफी कुछ खुलासा हो सकता है। तो इन 2 मुद्दों में, और साथ ही जो नंबर्स आए इन्फ्लेशन के, क्या आपको लगता है PSU बैंक्स खरीदने का मौका है? यदि हाँ तो क्या खरीदना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो मानता हूं कि आज अनाउंसमेंट जो भी हो, आई थिंक एक चीज तो मेरे ख्याल से साफ है कि PSU बैंक्स पे एक इन्वेस्टमेंट केस डेफिनेटली बन रहा है। आई थिंक इसके 2-3 मूल कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये स्टॉक्स काफी ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, एनीवेयर बिटवीन 50 and 60% करेक्ट हो चुके हैं। तो ये लेवल्स पे इवन बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव दिखने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि यदि रिकैपिटलाइजेशन हुआ तो बैंक्स को ड्यूअल बेनिफिट होगा। पहली बात तो यह है कि दे विल गेट capital which will allow them to leverage and raise more capital, तो they will get closer to the 2019 का जो Basel III का requirements है उसके क्लोजर आएंगे। और जब इन्हें कैपिटल बेस बढ़ेगा तो they'll be allowed to build their loan books और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो PSU बैंक्स आज एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आई थिंक रिकैप के कारण वो लोग ये चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। और 20,000 करोड़ का कमिटमेंट दिया है ये साल में और 70,000 करोड़ अगले 3 साल में, जो मेरे ख्याल से काफी सफिशिएंट है बैंक्स को रिकैप करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि
यदि गवर्नमेंट ने जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया रिकैपिटलाइजेशन तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स, खास करके जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स लाइक एसबीआई, बीओबी, हु हैव अ फेयरली गुड कंट्रोल ओवर द एनपीएस, आई थिंक इनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। आपने कहा फार्मा आईटी कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव होगा। इन दोनों ही सेक्टर्स में से दो स्टॉक्स बताइए जहां पर आपको लगता है इस समय इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए। आईटी में जहां तक मेरा सवाल, मैं दो स्टॉक्स देख रहा हूं। एक तो एचसीएल टेक है जिससे टिपिकली ज्यादा बेनिफिट मिलता है एक रुपये वीकनिंग से। दूसरा है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को एक तो रुपये के वीकनेस से बेनिफिट मिलेगा, दूसरा ये कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में द यूरो इज स्ट्रेंथनिंग, जब चाइना वीक और यूरो स्ट्रेंथन हो रहा है, और टेक महिंद्रा का एक बहुत बड़ा बिजनेस बेस यूरो रेवेन्यूज में है, तो आई थिंक टेक महिंद्रा कुड बी बेनिफिट। जहां तक फार्मा का सवाल है, आई थिंक ल्यूपिन और सिप्ला दो ऐसे कंपनियां हैं, और सिप्ला के रिजल्ट्स की आज उम्मीद की जा रही है। मैं मानता हूं कि ये दो ऐसी कंपनियां हैं जहां पे हम कुछ रुपी ड्रिवन अपसाइड्स की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक आध ऐसा स्टॉक जो स्वतंत्रता दिवस पर एक यूं कहें कि वित्तीय आजादी दे, फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को मंदी से मुक्ति, इस तरह का कोई एक शेयर ऐसा दिमाग में आता है जो पोर्टफोलियो में रखना चाहें आप साल 2-3 साल के लिए? रिसेशन प्रूफ स्टॉक काफी कोई स्टॉक्स है। मैं एक ने आपको 2-3 स्टॉक बता सकता हूं, और बिना कोई टारगेट्स दिए, क्योंकि आई थिंक ये मैं जो बात कर रहा हूं काफी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो टारगेट्स देना मुश्किल है। लेकिन 2-3 स्टॉक की मैं जिक्र करूंगा। पहले बात तो मदरसन सुमी की मैं बात करूंगा, जो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी, जो अगले 5 साल में आप देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आप यूरोपियन ग्रोथ देखिए, डोमिनेशन ऑफ द ऑटो एंसिलरी सेगमेंट देखिए। आई थिंक इस नजरिए से मुझे लगता है कि मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक है जो विच कैन एक्चुअली गिव फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसा बात कर रहे थे। जहां तक पीएसयू बैंक का सवाल, आई थिंक एसबीआई कुड एक्चुअली बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। बहुत लोग ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे इस पे, पर मैं मानता हूं कि इस पे काफी अपसाइड है, और आई थिंक इट कुड बी अ पॉजिटिव सरप्राइज। एक और स्टॉक की मैं बात करूंगा, यूपीएल, जो पहले यूनाइटेड फॉस्फरस के नाम से जानते थे। आई थिंक इस कंपनी में एक मेजर चेंज ये हो रहा है कि ग्लोबली जो एग्रोकेमिकल्स है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम ब्रांडेड एग्रोकेमिकल्स टू जेनेरिक्स, और यूपीएल एक बहुत बड़ा प्लेयर है जेनेरिक एग्रोकेमिकल्स में, और इनकी जो इंडिया और लैटिन अमेरिका की मार्केट है, लगभग 30-35% इट इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। तो आई थिंक आप अगले 3 या 4 साल के लिए फ्रीडम चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि शायद से ये 3 स्टॉक्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये बताइए, अर्निंग सीजन क्योंकि अब लगभग आज के बाद खत्म हो जाएगा, आपके की टेकअवेज क्या थे इस अर्निंग सीजन से? आई थिंक ये अर्निंग सीजन की अच्छी बात शायद ये थी कि उम्मीद बहुत कम थी, लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और आई थिंक इस नजरिए से आई वुड से द अर्निंग सीजन वाज मोर और लेस गुड, क्योंकि जो नेगेटिव सरप्राइजेस की उम्मीद की जा रही थी वैसे कोई नेगेटिव सरप्राइज था नहीं। पर मेरे ख्याल से जो अभी बड़ा चैलेंज है अभी हम लेके चल रहे हैं कि अगले साल शायद हमें 15-16% का ग्रोथ मिलेगा। आई थिंक इफ दैट कम्स अबाउट देन आई थिंक इट इज ओके, पर यदि वो ग्रोथ नहीं आया तो फिर से हमारा जो फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट्स है ये सबको आई थिंक रिवैम्प करना पड़ेगा। तो if this is the last negative quarter, 3 negative quarters हमने देख लिया, if this is the last negative quarter, I think it would be good. We are really looking forward to probably growth starting once again in quarterly profits. Okay. बहुत शुक्रिया आपका हरिहर साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार सेक्टर्स और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने की। थैंक यू। और बाजारों ने की है दमदार शुरुआत, और अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 8,400 के बेहद करीब। निफ्टी सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, और आज मिड कैप शेयरों का आज तेजी करने का दिन है, वहां पर बेहतरीन तेजी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, सौदा आपका लेकर आएंगे ब्रेक के उस पर। नमस्कार।